नमस्कार। पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर दिन एक नई हलचल सामने आ रही है। चुनाव सिर पर है, माहौल गर्म है और इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। खबर यह है कि चुनाव रणनीति बनाने वाली आईपैक ने अचानक बंगाल में अपना कामकाज रोक दिया है। यह घटनाक्रम केवल एक कंपनी के बंद होने की खबर नहीं है, बल्कि टीएमसी के चुनाव मशीनरी के इंजन के ठप होने जैसा है। आईपैक ने अपने कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा जिसमें साफ साफ लिखा गया कि कानूनी बाध्यताओं के चलते फिलहाल काम बंद किया जा रहा है और कर्मचारियों को 20 दिन की छुट्टी दी जाती है और 11 मई के बाद स्थितियों का आकलन करने की बात कही गई है। जैसे कि यह खबर आई, राजनीति में तूफान खड़ा हो गया। यह ईमेल उस समय आया जब बंगाल में चुनाव अपने चरम पर है। चुनाव के एन वक्त पर रणनीति बनाने वाली टीम का मैदान छोड़ना ममता बनर्जी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आईपैक का बंगाल में अचानक काम बंद करना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया। इसका जवाब सीधे जुड़ता है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी से। आईपैक कोई साधारण कंपनी नहीं थी। यह सिर्फ चुनाव प्रचार करने वाली एजेंसी नहीं थी, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से यह तृणमूल कांग्रेस के लिए एक रणनीतिक रीढ़ की हड्डी बन चुकी थी। चुनावी कैंपेन से लेकर ग्राउंड लेवल फीडबैक, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, यहाँ तक कि सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग, जासूसी करने और भी कई तरह के काम जो है आईपैक ममता बनर्जी के लिए किया करती थी। टीएमसी के लिए एक विंग की तरह बन गई थी, लेकिन अब वही आईपैक जो है बंद हो चुका है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का तो यहाँ तक कहना है कि आईपैक टीएमसी के भीतर एक समानांतर सिस्टम की तरह काम कर रही थी, यानी पार्टी के पारंपरिक कार्यकर्ताओं के साथ साथ आईपैक का नेटवर्क भी हर स्तर पर सक्रिय था। लेकिन अब जब यही आईपैक अचानक पीछे हटती दिख रही है तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे कुछ बड़ा कारण छिपा है। दरअसल पिछले कुछ समय से आईपैक पर जांच एजेंसियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। खासकर ईडी की कार्रवाई ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया था। कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों में आईपैक से जुड़े कुछ नाम सामने आए और जांच की दिशा धीरे धीरे गहराती चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक करोड़ों रुपए के लेन देन, फर्जी बिलिंग, हवाला नेटवर्क और ब्लैक मनी को व्हाइट करने जैसे आरोपों की जांच चल रही थी। जांच से संकेत मिले हैं कि इसमें से करीब 25 से 27 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में टीएमसी के प्रचार के लिए किया गया था। आईपैक के डायरेक्टर विनेश चंदेल की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य प्रमोटर प्रतीक जैन, उनकी पत्नी बारबरी जैन और भाई पुलकित जैन तथा ऋषिराज सिंह पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह बड़ी मात्रा में कैश ट्रांजैक्शन हुआ, जिसे छिपाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए गए। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि आईपैक के साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश की गई। कर्मचारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे अपने फाइनेंस और ट्रांजैक्शन से जुड़े सभी ईमेल डिलीट कर दे। आईपैक की छापामारी के दौरान ममता बनर्जी खुद वहां पहुंची और ईडी को रोकने की कोशिश की। उन्होंने ईडी को छापामारी से रोका, दस्तावेज उठाकर ले गई। प्रतीक जैन के घर भी पहुंची थी, वहां से भी कागज, दस्तावेज, डिजिटल सबूत उठाकर ले आई। तो यह पूरा बचाने की कोशिश में थी। यह साबित करता है कि दाल में काला नहीं, बल्कि दाल ही पूरी काली है। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ नजर आता है कि आईपैक पर दबाव पड़ रहा था और शायद यही वजह रही कि कंपनी ने फिलहाल अपना ऑपरेशन रोकने का फैसला किया। आईपैक केवल पोस्टर चिपकाने वाली कंपनी नहीं थी, वो टीएमसी की सरकारी योजनाओं का फीडबैक, जमीनी स्तर पर योजनाओं की सफलता जांचना, यह चुनाव रणनीति का एक बड़ा हिस्सा थी। यह तय करती थी कि किस क्षेत्र में किस मुद्दे को उठाना है, किस वर्ग को कैसे टारगेट करना है, किस उम्मीदवार की कैसी छवि बनानी है। टीएमसी के विधायकों के दफ्तरों में आईपैक के लोग बैठकर उनकी गतिविधियों पर नजर रखते थे। विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी का आरोप है कि आईपैक ने यूसुफ पठान जैसे उम्मीदवारों को उतारकर माहौल को सांप्रदायिक बनाने की और पोलराइज करने की रणनीति बनाई थी। तो अधीर रंजन चौधरी हिंदू हैं, भले ही कांग्रेसी है, लेकिन जब सामने मुसलमान और हिंदू तो कांग्रेसी हिंदू की भी कोई औकात नहीं है। तो इन्होंने बताया कि उस वक्त माहौल को सांप्रदायिक बनाने में, हिंसात्मक बनाने में आईपैक की भूमिका थी। आईपैक यह सब भी करता था। ऐसे आरोप इनके ऊपर लगते हैं। बीजेपी भी आरोप लगाती है कि आईपैक दंगा भड़काना या कहे कि एक तरह से
पोलराइज करना, माहौल में भी आईपैक की भूमिका होती थी, हिंसा में भी होती थी और ममता बनर्जी की बहुत ज़्यादा निर्भरता आईपैक पर हो गई थी। अब चुनाव के बीच में दफ्तर बंद होने का मतलब है कि ममता बनर्जी की निगरानी और फीडबैक का पूरा तंत्र ही ध्वस्त हो गया है। वर्क फ्रॉम होम से वह धार नहीं आ सकती जो युद्ध स्तर पर चल रहे चुनाव दफ्तर में आती है। लेकिन असली राजनीतिक असर यहाँ से शुरू होता है। आईपैक का काम बंद करने की खबर सामने आते ही ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया भी काफ़ी तीखी रही। पहले उन्होंने इन खबरों को अफवाह बताया, लेकिन फिर बयान बदलते हुए कहा कि अगर आईपैक के कर्मचारियों को कोई समस्या होती है तो उन्हें टीएमसी में शामिल कर लिया जाएगा, उन्हें काम दिया जाएगा, टीएमसी के कार्यकर्ता बन जाएंगे। और पहले तो वो कह रही थी कि यह खबर झूठी है, आईपैक यहाँ बंद नहीं हुई है, और फिर दूसरी तरफ कह रही है कि आप इन्हें भगाना चाहते हैं, केंद्र सरकार भगाना चाहती है उन लोगों को, वो संगठन, वो लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके ऊपर दबाव डालकर उन्हें भगाना चाहते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वे लोग टीएमसी में ही शामिल हो जाएंगे, मैं उन्हें नौकरी दूंगी, काम दूंगी। ममता बनर्जी ऐसे बोल रहे हैं कि आईपैक जो है चुनाव प्रचार की इकाई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे टीएमसी के ही कार्यकर्ताओं की बात हो रही है। अब यह बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आखिर एक राजनीतिक पार्टी किसी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों को सीधे अपने संगठन में शामिल करने की बात क्यों करेगी? क्या यह सिर्फ सहानुभूति है या इसके पीछे चुनावी रणनीति जुड़ी है या कोई मजबूरी है? यह बयान इस बात का संकेत है कि आईपैक की भूमिका टीएमसी के लिए कितनी अहम थी। चुनाव के ठीक पहले इस तरह का झटका पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। एक मुख्यमंत्री का एक प्राइवेट चुनाव कंसल्टेंसी के कर्मचारियों को सीधे पार्टी में नौकरी देने का वादा यह दर्शाता है कि आईपैक और टीएमसी के बीच का रिश्ता पेशेवर कम और व्यक्तिगत ज्यादा था। ऐसा लग रहा है मानो आईपैक टीएमसी की ही दूसरी विंग टीएमसी 2 बन चुकी थी। लेकिन दफ्तर बंद होने का मतलब यह नहीं है कि एक्टिविटी कम हो जाती है, और जिस तरह से काम चल रहा था, फीडबैक लिया जा रहा होगा, इस वक्त तो एकदम फुल फॉर्म में काम होता है, क्योंकि चुनाव है तो ऐसे समय पर दफ्तर बंद हो जाना यानी कि आधी ताकत कम होना, तो ममता बनर्जी को इसका असर पड़ेगा। क्योंकि आईपैक क्या करता था? सिर्फ प्रचार ही नहीं करता था, इसके अलावा आईपैक का एक बड़ा काम था ग्राउंड लेवल पर डाटा इकट्ठा करना, मतदाताओं की सूची, उनकी समस्या, उनका झुकाव, इन सब का विश्लेषण करके पार्टी को इनपुट देना। अब अगर यह सिस्टम अचानक रुक जाता है तो इसका सीधा असर चुनावी तैयारी पर पड़ना तय है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में सिर्फ एक कंपनी के ऑपरेशन बंद होने के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो गई है। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है, बल्कि यह चुनावी सिस्टम में पारदर्शिता और फंडिंग से जुड़े बड़े सवाल उठाता है, जो इस वक्त आईपैक पर ताबड़तोड़ छापे हुए है, जो गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से कोयला तस्करी का पूरा मामला निकल कर आ रहा है। इसके कारण वो ममता बनर्जी परेशान है। इसके कारण आईपैक को तो बंद करना पड़ा। अभी तो यहाँ से हुआ है और कहीं और भी हो सकता है, क्योंकि ये चल किस आधार पर रहा था? टीएमसी के साथ डील थी। जब आईपैक मेन सोर्स था, वही समस्या हो गई है कि टीएमसी पेमेंट कर रही थी कि पेमेंट का तरीका अब इस तरह का पैसा था, हाँ मिला जुला कर करेंगे, और जो उसमें अवैध पैसा आएगा वो तुम्हारी फीस होगी। यह कौन जानता है? जो जांच से पता चलेगा। जिस तरह के सबूतों की बात हो रही है, जो चीजें निकल कर आ रही है, उससे तो यही नजर आ रहा है कि ये तो अवैध पैसा ही फीस बनी हुई थी। हालांकि यह सब तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन बंगाल में वो भी इस वक्त अपना दफ्तर बंद करना और यहाँ से काम सिपटाना, यानी कि ये बुरे फंसे हैं, ईडी की चुंगल में है। ईडी की इनके खिलाफ काफी सबूत है, और जिस तरह से ईडी लगातार बुला रहा है जांच के लिए, तो ये लोग यहाँ पर दफ्तर बंद करके कुछ न कुछ बचने की कोशिश कर रहे होंगे, और इस दबाव के कारण इनका कामकाज भी जरूर इनको असर पड़ेगा। तो यहाँ आईपैक तो फंसा हुआ है और साथ ही ममता बनर्जी भी फंसी हुई है। और जैसे जैसे इसके तार खुलेंगे और अगर ममता बनर्जी हार गई तो अब तो फिर ना तो आईपैक बचने वाला है, ना ममता बनर्जी इस कोयला तस्करी के मामले में बचने वाले हैं। अगर सत्ता हाथ से गई तो ममता बनर्जी के सामने इस वक्त 13 संकट है। चुनावी संकट, आईपैक के बिना चुनावी प्रबंधन कमजोर पड़ रहा है। कानूनी संकट, कोयला तस्करी की जांच टीएमसी के शीर्ष नेताओं के दरवाजे तक पहुंच रही है। सत्ता का संकट, यदि ममता बनर्जी चुनाव हारती है या उनकी ताकत कम होती है
तो उनके पास उन शक्तियों का अभाव होगा जिसके दम पर वे अब तक केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई ईडी को राज्य में घुसने से रोकती रही है। इतना तय है कि इस पूरे घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ जरूर ला खड़ा कर दिया है। अब आगे क्या होगा? क्या आईपैक दोबारा बंगाल में अपना काम शुरू करेगा? क्या जांच एजेंसी की कार्रवाई और तेज होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका असर आने वाले चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। आईपैक का बंगाल में कामकाज समेटना इस बात का संकेत है कि अब अवैध पैसे का फीस के तौर पर इस्तेमाल करने का रास्ता बंद हो रहा है। ममता बनर्जी की बौखलाहट यह साफ कर रही है कि उनकी चुनाव कुर्सी अब डोलने लगी है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ईडी की सक्रियता ने उस इकोसिस्टम को हिला दिया है जिससे टीएमसी को अजय बना रखा था। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, इस बार बंगाल का चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि रणनीतिक सिस्टम और साख का भी परीक्षा है। और जब ऐसी स्थिति बनती है तो हर छोटा बदलाव भी बड़ा असर डालता है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी किस तरह से अपनी रणनीति को फिर से तैयार करती है और इस चुनाव का सामना करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।